कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराज कीर्तिवर्धन ठिठकते हुए कहते हैं, मृगतुंग, क्या यह वही नीलकूट है जहां प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हर राजा ने अपना सत्य और मृत्यु स्वयं चुना? गुरु मृगतुंग गंभीर होकर कहते हैं, हाँ महाराज, यही वह नीलकूट है जहां राजा बनता है, पुरुषार्थ का प्रतिरूप या मिटा दिया जाता है इतिहास से। महाराज कीर्तिवर्धन आगे बढ़ते हैं और शेष 3 बाहर रुक जाते हैं। यूसेन भी वहीं रुकता है, आंखों में चिंता, एक गूढ़ अंधकार। दीवारों पर उकेरे गए मंत्र उभरते हैं। बीच में जलधारा बह रही है जिसमें रक्त की धारा धीरे धीरे मिल रही है। शिवलिंग के चारों ओर शंख, दीप और रुद्राक्ष। वे अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा के भीतर गूढ़ मंत्रों की प्रतिध्वनि, एक गंध जैसे कर्पूर, रक्त और नीम एक साथ जले हों। एक चबूतरे के ऊपर शिवलिंग स्थापित है। उसके चारों ओर जल बहता है, परंतु उसमें रक्त की बूंदें मिल चुकी हैं। महाराज कीर्तिवर्धन धीरे धीरे शिवलिंग की ओर जाते हुए कहते हैं, हे नीलकंठ, जब अंतिम बार आया था मैंने जीवन मांगा था। इस बार मैं न्याय मांगने आया हूं और जो मूल्य चुकाना हो मैं चुकाऊंगा। तभी एक छाया उभरती है। एक पुरुष काले कपड़ों में, चेहरा आधे पर्दे में, परछाई, चेहरा आधा ढका, हाथ में एक रजत खंजर। वह सामने आता है। उसकी आंखों में ठंडी नफरत है। छाया रूखे स्वर में कहती है, राजा कीर्तिवर्धन, आप सत्य के बहुत निकट आ चुके हैं, पर यह पर्व शपथ लेता है कि सत्य और सत्ता एक साथ नहीं रहते। महाराज कीर्तिवर्धन साहस से कहते हैं, तो तू है नाग मुद्रा का वह दूत जो पर्दे के पीछे वर्षों से साजिश रच रहा था? तू नाग मुद्रा परिषद का छिपा दूत, तू ही वह परछाई है जिसने त्रिपुरा की जड़ों में जहर घोला। छाया महाराज कीर्तिवर्धन से कहती है, मैं वही हूँ जिसे तूने परछाई कहा, और वही हूँ जिसकी वजह से तेरी रातें डर से खाली थीं। आज तेरी रात्रि भी आखिरी है। महाराज कीर्तिवर्धन धैर्यपूर्वक कहते हैं, अगर मेरी मृत्यु में त्रिपुरा का पुनर्जन्म छुपा है तो यह रक्त भी एक बीज बनेगा। याद रख, मृत्यु से पहले मेरा सत्य गूंज चुका है, और यूसेन वो नहीं रुकेगा। परछाई कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, और आज तुझे मिटाने आया हूं ताकि मेरा साम्राज्य कभी उजागर ना हो। तभी दोनों में संक्षिप्त झड़प होती है। राजा घायल होते हैं, लेकिन खंजर को रोककर स्वयं उसे अपने सीने में ढसा लेते हैं। छाया क्रोधित होते हुए कहती है, यूसेन, वह तो अब भी जीवित है, पर नहीं बचेगा, क्योंकि तेरी मृत्यु का दोष उसी के सिर होगा। और इसके लिए मैंने काल मंत्र रच लिए हैं। वह अपनी जेब से काले धागे में बंधा ताम्र पत्र निकालता है, जिसमें रक्त से लिखा एक मंत्र है, सत्यघाती या मृत्यु नायकः प्रतीतम भवति तस्य नामम शपथ सूत्रे लिप्यते मृतदेहस्य छाया यत्र पतति तत्र प्रथम छवि निर्दोष के नाम की होती है। महाराज कीर्तिवर्धन गंभीर होकर कहते हैं, तो तुम अब शास्त्रों को हथियार बना रहे हो, मंत्रों को अन्याय की साजिश में ढाल रहे हो? छाया कहती है, हाँ, और यही मंत्र, जब यह शरीर गिरेगा तो तुम्हारे रक्त में उसकी छाया होगी यूसेन की। त्रिपुरा यही मानेगा कि यूसेन ने तुझ पर वार किया। महाराज कीर्तिवर्धन की हत्या में उसका नाम अमिट हो जाएगा। महाराज कीर्तिवर्धन मुस्कुराते हुए कहते हैं, धोखे से उपजा सत्य झूठ से लंबा नहीं टिकता। यूसेन का नाम भले घसीटो, लेकिन उसकी आत्मा सत्य से ही उठेगी। छाया अब आगे बढ़ता है। उसके हाथ में वही रजत खंजर है। गुफा के भीतर दीपक बुझने लगते हैं। केवल शिवलिंग पर प्रकाश बचता है और महाराज कीर्तिवर्धन की आंखों में तेज। महाराज कीर्तिवर्धन अंतिम वाक्य में कहते हैं, अगर न्याय की पहली शहादत मेरी बननी है तो मैं तैयार हूं, पर याद रखना, अगला वार वो करेगा जो इतिहास नहीं भविष्य लिखता है। यूसेन। छाया खंजर घोंप देता है। राजा कीर्तिवर्धन गुफा के शिवलिंग के सामने गिर पड़ते हैं। उनके रक्त की धारा नीचे बहती है और शिवलिंग के जल से मिलती है। एक चमक उठती है, जैसे गुफा ने एक राज अपने भीतर ले लिया हो। महाराज कीर्तिवर्धन गिरते हैं। शिवलिंग पर उनका रक्त बहता है। गुफा की रोशनी नीली हो जाती है, जैसे कोई प्राचीन संकल्प पुनः जाग गया हो। गुफा का द्वार बंद होता है। जब किसी राजा का रक्त शिव के चरणों पर गिरता है तो इतिहास केवल शोक नहीं लिखता, वह भविष्य की युद्ध घोषणा करता है। और यूसेन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, त्रिपुरा की आत्मा बन चुका है। वो उठेगा
पर सवाल ये है, क्या वो खुद को पहचान पाएगा या पहले ही रचे जा चुके कलंक की जंजीरें उसे बांध लेंगी?